नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को साइंस और इकोनॉमी दोनों सब्जेक्ट एक साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिसमें बेहतरीन प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर उपस्थित होता हूं और उनकी व्याख्या हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और आप लोग उसमें अच्छे से और एकदम कर्मनिष्ठ होकर सहभागिता करते हैं। तो ये सब देखकर अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी पढ़ाई और अपनी सफलता के लिए तत्पर हैं। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास में जो प्रश्न हैं वो जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं भाई, जो थोड़ा सा समय लगता है पीडीएफ ऑन करने में, पीपीटी ऑन करने में, और ये सारी चीज़ें जैसे कि पेन हो गया और आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीज़ें जब आती हैं थोड़ा सा समय लगता है। उतने में तो आप लोग कॉपी और पेपर लेकर तैयार हो सकते हैं। जो आपको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। देखिए आ गया आपका प्रश्न। पहला प्रश्न है इकोनॉमी से। इकोनॉमी के लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके मैं डेली लेता हूँ। ये 3 से 4 प्रश्न जो होते हैं ये आपके इकोनॉमी को बढ़िया से कवर कर लेंगे। 4 प्रश्न डेली का मतलब आप समझते हैं, जब तक आपका पेपर होगा तब तक ये प्रश्न, वही कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से मतलब ये 4 प्रश्न बन के आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि आपके इकोनॉमी के प्रश्न जो होंगे वो यहीं से रिलेट कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं पर मैंने अभी कल आपको बढ़िया से समझाया था कि आरबीआई ने सूक्ष्म वित्तीय के लिए समितियों का गठन किया था। इसमें जो कमियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनके निवारण के लिए समितियों का गठन होता है। और उस समिति का गठन हुआ था तो वो कौन सी समिति थी, तो मालेगाम समिति मैंने आपको बताया भी था, YH मालेगाम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिलेट करके पढ़ाता रहता हूँ और ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, तो कहाँ पर है ये। अच्छा, ये पूछ रहा था कि बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुख्यालय आपका भाई बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। ये बंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपके कोलकाता में है। कोलकाता, मैंने कल आपको ऑप्शन में बताया था कि कोलकाता में टकसाल है। कोलकाता में क्या है, टकसाल है, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। क्या होती है, सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारत में एक स्थान यह भी है कोलकाता का, जहां पर सिक्कों की क्या की जाती है, ढलाई की जाती है। ठीक है, चलिए मैंने चारों स्थान कल आपको बताए थे, तो चारों स्थान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से बढ़िया प्रश्न बनते हैं और हर बार बने हुए हैं कि टकसाल है, छपते कहाँ है, गवर्नर कौन है, नोटों की छपाई कौन करता है, या फिर किसके अधीन होता है ये छपना, या फिर आरबीआई से रिलेटेड कोई प्रश्न। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और जहां से पूछे गए हैं वहीं से मैं रिलेट करके प्रश्न लाता हूँ। चलिए, तो ये पहला प्रश्न आपके लिए हो गया। आज इकोनॉमी से शुरू है, तो हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं रोज कुछ ना कुछ आगे पीछे करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एयू से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मतलब अर्थमेटिकल जो होता है, आर्टिफिशियल यूनिट आप कहेंगे या अर्थमेटिकल भी कह सकते हैं लोग, लेकिन क्या होता है, आर्टिफिशियल यूनिट। चलिए, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये पूछा जा रहा है कि ये जो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप जानते हैं कि 1996 में हुई थी। कब हुई थी, 1996 में हुई थी। सोच लीजिए, 1996 में हुई थी। इसका मतलब है कि आप लोग सही आंसर पा गए हैं। सही आंसर पर जब आप लोग ट्रिक करने लगते हैं तो आप लोगों का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और हमें भी मजा आता है, अंदर से खुशी मिलती है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आप में क्या हो रही है, मैच्योरिटी आ रही, अनुभव आ रहा है।
प्रैक्टिस के माध्यम से। तो चलिए, निम्न में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? तो भारत में कौन सी इकाई है, कौन सी बैंक है जो साख नियंत्रण या फिर आप कहिए तो क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? तो आप भाई सीधी सीधी बात है, आंख बंद करके आप कह सकते हैं कौन सी बैंक है जो पूरे भारत में सारे कार्य करवाती है, सारे काम करती है। अभी अभी मैंने बताया कि आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में आपको आरबीआई दिख रहा है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आरबीआई से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप लोग गलत कर सकते हैं। अगर आपने गलत किया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उसे देखो और सुधार करो, फिर आगे जाकर अपने परीक्षा में उस पर वार करो। ठीक है, तो वार करते रहो, लेकिन अच्छी जगह से अच्छे तरीके से करो। ऐसा नहीं कि आपका वार खाली चला जाए, तो वार खाली गया तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक से ही जुड़ा हुआ सारा प्रश्न पूछता है, रिजर्व बैंक से ही जुड़ा हुआ सारा प्रश्न इकोनॉमी से ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि इकोनॉमी आपको हाई स्कूल तक के लेवल में बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, सिर्फ आपको बैंक के बारे में पढ़ा दिया जाता है और कुछ लोन के बारे में पढ़ा दिया जाता है। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जानकारी, जो आधार होता है वही बताया जाता है। उसके बाद अगर आपको जरूरत होती है तो आप फाइनेंशियल में जाते हैं तो आपको इकोनॉमी पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है। तो क्या पढ़ाया गया भाई, इसमें क्या बताया गया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार एन नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए, हाँ, एमबीएफसी है भाई, एमबीएफसी, ठीक है, हाँ, एमबीएफसी एमएफआई के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियों की प्रतिशत होनी चाहिए। कुल आस्तियों की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए दोस्त? तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो होनी चाहिए कितनी? तो 75 होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों पर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाया कीजिए, जहां पर दिमाग लगाना है मैं आपको वहां पर बता दूंगा। बस ऐसे प्रश्नों को जानते रहिए कि कितनी जरूरत है। देखिए, ये आपका उस समय का करंट होगा, 2022 में आया हुआ होगा तो 2022 का करंट है, लेकिन आपके लिए ये चीजें जीके भी बन सकती हैं, इसलिए प्रश्न रख दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 5 प्रश्न रखे गए हैं आपके इकोनॉमी से आज। तो इकोनॉमी का 5वां प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए कि ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी थी? ग्रामीण में जो बैंकें हैं उसमें जो अवधारणा उसकी दी थी, उसके जो सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, जिससे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली थी। तो प्रेरणा किसने मिली थी भाई, किसने ये अवधारणा दी थी? इस अवधारणा को दिया किसने था? ये बहुत बड़ा कार्य था कि गांवों में भी बैंकों का क्या किया जाए, बैंकों की स्थापना की जाए, जिससे लोग अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, फाइनेंशियल इश्यूज को क्या कर सके, सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं कौन थे वो। क्या अब्दुल्ली हमीद थे, क्या रिजवान अहमद तौफीक थे, या फिर जियाउर रहमान थे? तो इसमें से मैं बता दूं, जिसका नाम मैंने अभी नहीं लिया और लास्ट में है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस महाराज ने ही क्या किया था, ये महोदय जो थे इन्होंने ही ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा दी थी और इन्हीं के अनुसार भारत के क्षेत्रीय ग्रामीणों में बैंकों की व्यवस्थाओं का क्या किया गया, प्रबंध कराया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आ गया आपका साइंस का प्रश्न, जो कि मजेदार होने वाला है। लीजिए, यदि बल और, देखिए फिजिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो बल और कार्य, शक्ति, ऊर्जा, यहीं से प्रश्न आते हैं, प्रश्न यहीं से आते हैं और यहीं से आपको देखना होता है, क्योंकि हाई स्कूल तक बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं देता है। लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब बताइए, मैंने आपको 0 का बताया तो इसका मान 1 होता है, ये धनात्मक है। अब 90 बताऊं तो 90 जो होगा वो 0 होगा, ये भी ऋणात्मक नहीं माना जाता है। डिग्री ये ले लीजिए। अब 45 डिग्री माना जाए तो 45 डिग्री आपका कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, तो ये भी ऋणात्मक नहीं होगा। बचा क्या, 180 अंश बता है, 180 अंश जो बचा है वो 0 का माइनस में चला जाएगा, 0 वाला मान माइनस मतलब -1 पर जाना चाहिए,
कितने पर जाना चाहिए, -1 पर जाना चाहिए, और यही ऋणात्मक मान बता रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। किसमें होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा। और कार्य ज्ञात करने का जो सूत्र था वो क्या था, F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी cos थीटा। अब ये थीटा का मान 180 होगा। इसका मतलब है कि 180 होने पर ही कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। या फिर ये होता कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता। विस्थापन कहाँ होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता, तब जाकर आपका क्या हो जाता, विपरीत दिशा होना चाहिए ना, ये हटा दीजिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में, विपरीत दिशा में होना चाहिए विस्थापन, तब आपका जो मान होगा कार्य का वो ऋणात्मक हो जाएगा। बस यही 2-3 शर्तें हैं जो कि आपको दिखाती हैं कि कार्य का मान ऋणात्मक होगा। बाकी सारे सिद्धांत मैंने कल परसों के अंदर में ही बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को देख लीजिए, और अगर नहीं देखना चाहते हैं भाई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ही यहाँ पर तत्पर रहता हूँ। कोई मुझे ऐसा मलाल नहीं है कि आप पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन आप पीछे के वीडियोज देखेंगे तो आपको और भी सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। चलिए चलते हैं आगे मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आइए लीजिए, ये प्रश्न अगला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कीजिए। एक वस्तु पर 125 का बल कार्य, 125 का बल जो कार्य करेगा भाई वो न्यूटन में होगा। न्यूटन में होगा तो मेरे महोदय जी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो हटा देते हैं उसको। चलिए, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जा रहा है। तो सीधे सीधे यार 5 का 625 हो जाएगा इसका आंसर। मैंने आपको बताया है तो इसको मैं आपको लगाकर भी दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप अगर स्मार्ट तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि W बराबर F इंटू डी होता है। यहाँ पर F बराबर यानी कि फोर्स बराबर बल का मान दिया है 125 न्यूटन, और यहाँ पर D बराबर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपका ये विस्थापन दिया है वो दिया है 5 मीटर। कितना दिया है, 5 मीटर। अब दोनों का गुणा करवाएंगे तो 125 गुणे 5 आप करेंगे तो ये 625 जूल हो जाएगा। न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, जूल होता है। यही आपका राइट आंसर बना लेगा। अब राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किसमें है भाई, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। अगर ये देखिए, अगर आपको बढ़िया से आपका ये मात्रक नहीं पता है कि किस यूनिट में आएगा, यूनिट अगर आपको नहीं पता है तब भी आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पर W दिया है, वाट दिया है, पास्कल दिया है, न्यूटन दिया है। न्यूटन तो यार न्यूटन यहीं पर खत्म हो जाता है, न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर का मतलब होता है कि ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का मतलब ये जूल हो गया। और जूल का अगर हम इस तरह से निकालें तो किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है जूल का। ठीक है, और न्यूटन का निकालना चाहेंगे तो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है, और जूल का होता है किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जितनी भी चीजें हैं आपको समझ आनी चाहिए, बस इससे ज्यादा मुझे कोई ध्येय नहीं रहेगा कि आप समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आपको आसानी से कोई भी प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब बताइए, आप आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आप आसानी से बता सकते हैं कि ये F दिया है और यहाँ पर D दिया है, दोनों का गुणा करना है, कार्य आ जाएगा। ये 50 है, ये 10 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये 500 जूल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि ये 500 जूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 50 गुणे 10 बराबर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 5 एक के 5 हो गया, ये मिलाकर आपका हो गया, आंसर हो गया भाई 500 जूल। किसी में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। इतने आसान प्रश्न पूछता है, इतने आसान प्रश्न पूछता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं। सिर्फ आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मेरे दोस्त, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है।
सिर्फ बायोलॉजी पढ़कर अगर कल्याण हो जाता तो आपके लिए फिर कोई समस्या ही नहीं रहती, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं। तो अब देखिए आपके सामने ऐसी समस्याएं जब आ जाती हैं तो इनको भी हल करना पड़ता है। तो भाई हल मैंने करवा रहा हूँ, देखिए सेकंडों में काम हो जा रहा है, बस आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ, नहीं तो प्रश्न तो इतनी जल्दी हल कर देता कि आप लोग पलक झपकते ही निकल जाते आगे। लीजिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, देखिए ये है, ये वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही कोई वस्तु, यहाँ से घूम रही है ऐसे ऐसे, तो वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही, तो उस पर किया गया कार्य। देखिए वृत्ताकार पथ पे कार्य करने का मतलब है कि वस्तु घूमकर फिर वही उसी स्थान पे आ जाएगी, वस्तु घूमकर उसी स्थान पर फिर आ जाएगी। और आपको बताया गया है कि यदि वस्तु उसी स्थान पर फिर से वापस आ जाती है, यदि वस्तु उसी स्थान पर फिर से वापस आ जाती है तो इसमें कोई कार्य नहीं हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ से यहीं आ जा रहा है, और यही इसका मुख्य रास्ता है। तो यहाँ आने का मतलब है कि कार्य कैसा हो गया, उसी स्थान पर आने की वजह से कार्य शून्य हो गया। तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया हो तो यस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हाँ गुरुजी समझ में आ गया। अगर गुरुजी को समझ में आ गया है तो आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो गुरुजी को खुशी होती है। गुरुजी को खुशी इसलिए होती है कि आपको समझाने के लिए ही तो पूरा प्रयास किया जाता है, इतनी मेहनत की जाती है। जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर कोई मसला ही नहीं रहता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 प्रश्न हो गए आपके। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। और ऑप्शन कहाँ से शुरू हो गए हैं देख लीजिए, ऑप्शन यहीं से शुरू हो गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर भरना है। मान ऋणात्मक कह रहा है ना, कार्य का मान ऋणात्मक। कार्य का मान ऋणात्मक कहाँ पे होता है? जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। बल की विपरीत दिशा में विस्थापन, ये तो मैं आपको रट्टा मराता चला आ रहा हूं यार कितने दिनों से। बल की विपरीत दिशा में विस्थापन, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पर भी हो यही सही आंसर होगा। तो ये देखिए लंबवत का मतलब होता है शून्य, लंबवत का मतलब होता है शून्य से संवेग की दिशा में कोई मतलब नहीं है, ये तो यहाँ पे गलत कर दिया है। बल की दिशा में विस्थापन मतलब कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्य विपरीत दिशा दिखा रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक होगा। और यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई। मैंने सारे सिद्धांत आपको बता दिए हैं, मैंने सारे सिद्धांत आपको बता दिए हैं, इसका मतलब है कि आप कोई भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चले आगे, लीजिए बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर आगे। लीजिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने पर किया गया कार्य बताइए। तो अब ये बताइए मेरे दोस्त, 20 किलोग्राम दिया है, अच्छा 20 किलोग्राम दिया है और हमको चाहिए क्या, न्यूटन में चाहिए। हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ का किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। और एफ ज्ञात करने के लिए हमें एम इंटू जी की जरूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ एम दिया है, जी नहीं दिया है, यानी कि आंकड़े जो आपके थे आंकड़े ही पूरे नहीं हो रहे हैं, आंकड़े नहीं पूरे हो रहे हैं, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हो रहे हैं। आंकड़े कैसे हैं, अपर्याप्त मात्रा में हैं। भाई अगर हमको एफ ज्ञात करना है तो हमें आप जी बताइए ना, कि जी हम 10 माने या फिर 9.8 माने, क्या माने भाई, आपको बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर महोदय। एग्जामिनर महोदय आपको बताना पड़ेगा कि आप मानेंगे क्या, जी मानेंगे कितना, 10 मानेंगे या 9.8 मानेंगे। आपने तो दे ही नहीं रखा है कुछ, 1 मीटर आपने वो रख दिया, 1 मीटर आपने विस्थापन तो रख दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने न्यूटन से बल लगाया जा रहा है। जब बल नहीं लगाया जा रहा है इसका मतलब है कि इसमें 0 जूल का कार्य है, कोई कार्य नहीं है भाई, कोई कार्य नहीं है, 0 जूल का कार्य है। ठीक है, चलिए 0 जूल का कार्य है, इसमें कार्य का कोई पता नहीं है, निकाल ही नहीं सकते आप, यानी कि 0 हो गया। चलिए अब आगे बताइए, इसमें बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
एक लड़के का भार 300 न्यूटन, लीजिए बप्पा रे बप्पा, लड़की का भार आपने 200 न्यूटन बताया, अब लड़के का भार 300 न्यूटन बता रहे हो, तो बताइए ये आपके आरआरबी में भी आया हुआ है, यूपीपी में भी आया हुआ है, आपके आरओ में भी आया हुआ है, अब बताइए आप क्या कहेंगे। और वहीं से प्रश्न उठाकर आपके पीईटी में रख रहा है, जब वहीं से प्रश्न उठा के रख रहा है तो ऐसे प्रश्न, वैसे आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप बताइए लड़के को आप 300 भार दे रहे हैं, 300 न्यूटन का भार दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो 300 न्यूटन का जब भार दे रहे हैं तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा जरा बता दीजिएगा। तो 7 तिया 2100 जूल, 7 तिया 2100 जूल, दूसरी मंजिल तक 1 मिनट, 1 मिनट मेरे दोस्त, एग्जामिनर महोदय ने उलझा दिया है, उलझा दिया है, पूरा आंसर आप पहले में ही नहीं निकाल सकते हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊं कहां पे कंफ्यूजन आ रहा है, 2100 जूल आप देखते ही आंसर लगाकर निकल जाते, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत आंसर है। कैसे गलत है मैं बता रहा हूं, एक लड़के को 300 भार मतलब यफ बराबर दे दिया गया है 300 न्यूटन, ठीक है। अब एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई यानी कि उसने डिस्प्लेसमेंट का समय दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 7 मीटर का दिया है, ठीक है। दोनों चीजें तो हमें मिल गई, दोनों का गुणा करते आंसर मिल जाता, लेकिन अभी उसने शर्त रख दी कि तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है। अरे यार वो यहां से गया ऊपर और लड़का जो था वो ऊपर गया, फिर उसके बाद वहां से नीचे चला आया, वहां से कहां चला आया तो वहां से वापस नीचे आ गया, यानी कि उसी जगह पर वो वापस आ गया। उसी जगह पर जब वो वापस आ गया दोस्त, तो ये बताइए जब उसी जगह पर वापस आया तो फिर ये विस्थापन का उसने दूरी दी है, उसने क्या दिया है दूरी दी है, ना कि विस्थापन दिया है। उसने विस्थापन नहीं दिया, दूरी दिया था, और दूरी क्या हो गई, दूरी वापस जब वहीं पर आ जाती है तो दूरी शून्य हो गई। जब दूरी शून्य हो गई तो विस्थापन भी शून्य हो गया। क्या हो गया, विस्थापन भी यहाँ पर शून्य हो गया, और विस्थापन जब शून्य हो गया तो 300 में 0 का गुणा करो, चाहे जितने का गुणा कर लो वो हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप लोगों का जो कंफ्यूजन था अब दूर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। उसी जगह पर जब वापस आ गया तो उसमें कोई कार्य कहाँ हो पाया, कोई कार्य ही नहीं हो पाया, एग्जामिनर महोदय ने बस आपको उलझा दिया था। तो उलझिएगा मत, आप लोग मेरे छात्र होंगे तो नहीं उलझेंगे, क्योंकि सारी जितनी भी शर्तें थी सारी की सारी शर्तें मैं एक एक प्रश्न में क्लियर करता जा रहा हूं, और सारी की सारी शर्तें मैं बताता जा रहा हूं। तो बताइए आप फंसेंगे कहां पर, आप कहीं पर नहीं फंसने वाले, सारी टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलिए इसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और ये प्रश्न बताइए, आया हुआ प्रश्न है, मैंने आपको बताया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया हुआ है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कहां पर प्रयोग किया जाता है, कपड़े की छपाई में और आग बुझाने में, कपड़े की छपाई और आग बुझाने दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़े की छपाई में, और साथ ही साथ किसमें प्रयोग किया जाता है, तो आग को बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं प्रश्न जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लग रहे हैं तो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रतिकण, प्रतिकण का मतलब आप समझते हैं कि जो भी कण होते हैं एक धनात्मक होते हैं और एक ऋणात्मक, ऋणात्मक जो कण होते हैं उनके प्रतिकण जो होते हैं हमेशा धनात्मक होते हैं, जिन्हें हम लोग पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकण में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है सदैव वहां पर एक धनात्मक कण होता है, एक क्या होता है, धनात्मक कण होता है, जिसे हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये जो पॉजिट्रॉन होता है दोस्त, ये इसको सैद्धांतिक रूप से किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था हमारे PAM डीरॉक महोदय ने। किसने प्रतिपादित किया था, PAM डीरॉक महोदय ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया
हाँ तो दोस्त आप लोग जानते रहिए इन सभी चीज़ों को, कैसे कोई चीज़ हल होती है, कैसे कोई चीज़ बनाई जाती है, इन सब का आंसर आप लोग कर ले जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी लगे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो या फिर यूपीपी का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो चाहे यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का, ऑल वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। चाहे अब पीईटी स्पेशल है ही, पीईटी का तो स्पेशल है भाई, बाकी इसका इसलिए लिखा गया है कि इन सभी एग्जाम्स में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समुद्र के, चलिए प्रश्न अगला देखिएगा, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल में मेरे भाई क्या पाया जाता है ये बताना है। तो समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। खारा क्यों होगा? आयोडीन की मात्रा भी पाई जाएगी और उसमें जो शैवाल पाए जाते हैं, शैवालों की वजह से खारा होता है। शैवालों की वजह से इसका जो स्वाद होता है वो खारा होता है और इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आयोडीन की क्या पाई जाती है? प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्त। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है सबसे अधिक? तो आयोडीन पाया जाता है। 16वां प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और मुझे लगता है कि ये लास्ट प्रश्न होना चाहिए। ना 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 चलिए कोई बात नहीं, आगे भी प्रश्न है, प्रश्न जोड़ दिए गए हैं तो कोई बात नहीं, हल भी किया जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है भाई। जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। तो चलिए निम्न में से साधारण नमक बताइए, सबसे आसान सा प्रश्न है, सबसे आसान सा प्रश्न है आपके लिए। आप बताइए, आप नहीं बता सकते क्या कि NaCl क्या होता है? आप नहीं जानते हैं क्या NaCl क्या होता है? NaCl, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है उसमें, इसने दिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेटाइड दिया है, कार्बोनेटाइड दिया है, ठीक है। कार्बोनेट भी दिया तो कोई बात नहीं, कार्बोनेट है यार, हाँ कार्बोनेट है। चलिए कार्बोनेट दिया है तो इसमें कोई मतलब नहीं है इन सबसे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग सीधा सीधा जानते हैं कि NaCl को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं और सोडियम क्लोराइड है तो वो साधारण नमक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? साधारण नमक कहलाता है, जो आप लोग दैनिक जीवन में अपने प्रयोग करते हैं। बिना नमक के आप खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि आप कहते हैं थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो जाए तो अपनी बीवी को झल्ला जाते हैं। क्यों झल्ला जाते हैं भाई? झल्लाइएगा मत, नमक है फिर से डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, अपने रिश्तों में खटास ना लाइए, अपने रिश्तों में मिठास लाइए, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, तो आप लोग भड़केंगे नहीं, शांत स्वभाव के बनिए, रिश्ते अच्छे रहेंगे। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं इस समय आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा भी अपने इतने प्रेमी निकल के आ रहे हैं भाई। यूपी की जो सरकार है उससे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल दीजिए। ये जो बेरोजगार दोस्त बैठे हुए हैं किसी ना किसी को अपने जाल में फंसा रहे हैं और फंसाकर बेचारे जो विवाहित पति हैं वो इनसे एकदम डरे सहमे हुए हैं कि उनका गला काटा जा रहा है, उनको कहीं हनीमून पे मारा जा रहा है, कहीं उसमें ड्रम में भरा जा रहा है, कहीं तो बड़ी वाली जो पेटी आती है बॉक्स में उसमें काट के डाल दिया जाए, कहीं फ्रिज में डाल दिया जा रहा है। तो यार देश किस दिशा में जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। किसी को मुर्गे में जहर डाल के खिला दिया जा रहा है, किसी को चूहे की दवा खिला दी जा रही, तो किसी को तो भाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सुपारी दे दी जा रही है, पहले से ही शादी नहीं हो रही सुपारी दे दी जा रही है। जो बेचारा वो आपकी सगाई रिंग सेरेमनी में पैसे दे के आ रहा है उसी पैसे से आप उसको क्या बोलते हैं उसी के लिए सुपारी दे रहे हो। तो देश किस दिशा में जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। तो यूपी सरकार से मेरी यही गुहार है कि भाई जल्दी से जल्दी नौकरी दे दो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करके किसी ना किसी जॉब में हो जाएं और अपनी शादी कर लें, क्योंकि जितने भी आपके ये जो प्रेमी मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेरोजगार दिख रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं यार। तो देश की लड़कियों को क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, उनकी कैसी चॉइस है। मैं सर्वे किया, देखा कि हस्बैंड बेचारे अच्छे हैं, सरकारी जॉब वाले हैं और जो उनका प्रेमी है एक नंबर का नशेड़ी है। तो ऐसे कैसे पसंद कर सकते हैं यार उसे।
फिर चलिए जाने दीजिए, इसमें क्या ही कहना है। तो सारी चीजें छोड़िए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई किस दिशा में जा रहा है वो मैं क्या ही कहूँ अब। तो लीजिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई विद्यालय विद्यालय नहीं बंद कीजिए, विद्यालय विद्यालय चालू रखिए, नशेड़ी वसेड़ी ना बनाइए। बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप कह रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और विद्यालय का मिक्स मर्ज करते जा रहे हैं। ये तो भाई अच्छी बात नहीं हो रही है, ये अच्छी बात नहीं हो रही है। हाँ, एक अच्छी बात आई है कि कोर्ट ने, लखनऊ कोर्ट ने सीधे सीधे बात इसको क्या कर दिया, स्टे कर दिया, रिजर्व कर दिया। भाई मिक्स मर्ज नहीं किया जा सकता है, इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इसको मिक्स मर्ज नहीं किया जा सकता है। चलिए स्कूल को मिक्स मर्ज ना कीजिए और बंद ना कीजिए उसके थ्रू। चलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जानते रहिए जो पीवीसी होती है, पीवीसी जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, उससे क्या क्या बनाया जाता है उसके उपयोग पूछ रहा है। तो ये जो पीवीसी है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, क्लोराइड से क्या क्या बनाया जाता है दोस्त। तो देखिए सीट कवर बनाए जाते हैं, सही बात है। चादरें बनाई जाती हैं, सही बात है। बरसानी बरसानी नहीं बरसाती बनाई जाती है, बरसाती भी बनाई जाती है, ये भी सही बात है। यानी कि उपरोक्त में से सभी आंसर सही हैं, उपरोक्त में से सभी आंसर सही हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, जो सबको सही कर रहा है, सबको सही बता रहा है, इसका मतलब यही सही आंसर हो गया। तो देखिए पीवीसी, पीवीसी यार जो जिससे आपकी पॉलिथीन बनाई जाती है, जिससे आपकी वो कड़ी वाली प्लास्टिक बनाई जाती है, जिससे वो सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिससे आपकी देखिए चादरें बनाई जाती हैं, जो शेड होती है वो बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती है, पीवीसी से बनाई जाती है, आप लोग जानते हैं। पीवीसी वाली पाइप आपने देखी हुई है ना, जिसमें आप टिल्लू पंप का पानी जाता है, जिसमें टंकी पे पानी चढ़ाया जाता है, ये जो पाइपें हैं ये जानते हैं ना, ये भी पीवीसी की ही बनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जरा बता दीजिएगा। जैसे आपको बदहजमी होती है ना, बदहजमी, बदहजमी में इसका प्रयोग होता है। आपका अपच हो जाए आपके शरीर में, उसके लिए होता है। कच्ची डकार आ रही है, कच्ची डकार आती है तो इसे पिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। आपके पेट में अम्लीयता बढ़ती है तो ये सारे रीजन्स होते हैं, ये सारे जो समस्याएं हैं ये होती हैं अम्लीयता के कारण। जो अम्लीयता के कारण ये होती हैं तो क्षारीयता, क्षारीयता हमें लेना पड़ेगा जिससे दोनों क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाएं। तो इसमें बताइए क्षार कौन सा दिख रहा है, क्षार कौन सा दिख रहा है भाई। तो ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, हाँ मिटा दीजिए पहले फिर से लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए इसी को कहते हैं क्या कहते हैं भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग आप लोग को मैंने बता दिया है। पेट की अम्लता को दूर करने में, बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाता है, गैस बना लेता है, या फिर आपको कच्ची डकारें आने लगती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं और उसे पानी में घोल कर पी लेते हैं और हमारे शरीर में ठंडापन बन जाता है, उदासीन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड पूछ रहा है। तो यार ये तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बता के चले। Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का कैसा है, क्षारीय ऑक्साइड है। और ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त हो गया। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना था, बाकी सारी चीज़ों, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, इधर सल्फाइड है जानते ही हो, सारी चीज़ों को जब जान ही रहे तो क्या दिक्कत है। तो चलिए कैसी लगी क्लास आज की जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। तो ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस पर, और हमारे जो सहयोगी टीचर हैं उनकी क्लासेस भी देखा कीजिए, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो सके और आपके जो पीईटी का एग्जाम है उस टाइम तक आप पूरी तरीके से सारी चीज़ें कवर कर लो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं ये जो आपके लिए दिया गया है, ये देखिए आरआरबी, ग्रुप डी, यूपीपी, एसआई और एनटीपीसी
आरओ या आरओ तक के लिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए कारगर होगा। इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि आपको ये जो प्रैक्टिस है, आधे घंटे का ही प्रैक्टिस है, लेकिन आपके लिए बहुत कारगर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा नए जोश के साथ अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।